एक्सेल की एक खाली शीट कभी कभी थोड़ी डरावनी लग सकती है ना। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। चलिए आज मिलकर इस डर को दूर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खाली शीट जानकारी का एक खजाना बन सकती है। अक्सर लोग स्प्रेडशीट के जाल में खोया हुआ महसूस करते हैं, तो आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़बरदस्त स्किल्स सीखेंगे। इनसे न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि ये जो ग्रिड है ना, ये एक बहुत ही काम का टूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम अपने डिजिटल वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर व्यू को मास्टर करेंगे, एक्सेल के दिल यानी फॉर्मूला को समझेंगे, फिर फंक्शन से ऑटोमेशन सीखेंगे, चार्ट्स के साथ डेटा को कहानी में बदलेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, अपने डिजिटल वर्कस्पेस को व्यवस्थित करना। देखिए, एक साफ सुथरी और कुशल स्प्रेडशीट की नींव यहीं से रखी जाती है। ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, पर यकीन मानिए इससे आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। अपनी वर्कशीट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शीट को एक सही नाम देना, जैसे टैब पर डबल क्लिक करके क्लास 9_marks लिख दिया। फिर एक सेफ्टी के लिए शीट की कॉपी बनाना भी ज़रूरी है। बस टैब पर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी चुनें और क्रिएट अ कॉपी पर चेक कर दें। और हाँ, जब भी ज़्यादा डेटा के लिए जगह चाहिए तो प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नई शीट जोड़ सकते हैं। सिंपल। तो अब जब हमारी वर्कबुक ऑर्गेनाइज्ड है, चलिए अब देखते हैं कि हम अपने डेटा को देखने के तरीके में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। मतलब डेटा को ठीक वैसे देखना जैसे हमें ज़रूरत है। एक्सेल में ना अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू तो वो है जहां हम रोज़ का काम करते हैं, डेटा डालते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं। फिर आता है पेज लेआउट व्यू। ये दिखाता है कि प्रिंट होने पर शीट असल में दिखेगी कैसी, हेडर्स और फुटर्स के साथ। और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इससे ये पता चलता है कि प्रिंटिंग के दौरान पेज कहाँ से कटेगा, जिसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एक प्रो टिप है। कभी बहुत बड़ी शीट पर काम किया है तो स्प्लिट व्यू ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको व्यू टैब में मिलेगा। इससे होता यह है कि आप एक ही शीट के दो अलग अलग हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं। सोचिए, हेडर्स हमेशा दिखते रहें और नीचे का डेटा स्क्रॉल होता रहे। कितना आसान हो जाता है काम। और अब आता है एक्सेल का दिल, यानी फॉर्मूला। यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब हम मैनुअल कैलकुलेशंस को अलविदा कहेंगे और स्प्रेडशीट को अपना काम करने देंगे। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात समझने की है। फॉर्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या है? देखिए, फॉर्मूला वो कैलकुलेशन है जो हम बनाते हैं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, जैसे A1 + B1। वहीं फंक्शन एक्सेल का दिया हुआ एक रेडीमेड टूल है, एक पहले से बना हुआ कैलकुलेशन, जैसे सम A1 to A10। आसान भाषा में कहें तो फॉर्मूला हमारी अपनी रेसिपी है और फंक्शन बाजार से लाया हुआ तैयार मसाला। ऑटोमेशन की दुनिया में एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, सेल रेफरेंसिंग। ये दो तरह की होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव यानी A1 डिफ़ॉल्ट होता है। जब आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये भी बदल जाता है, जैसे पानी में बहती हुई कोई चीज़। लेकिन एब्सोल्यूट यानी $A $1 एक जगह पर फिक्स हो जाता है। ये डॉलर का साइन डॉलर एक एंकर की तरह काम करता है, जो सेल को अपनी जगह पर लॉक कर देता है, चाहे आप फॉर्मूले को कहीं भी ले जाएं। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस की असली पावर देखते हैं। मान लीजिए आइटम की कीमत सेल B2 में है और 5% का टैक्स रेट सेल D1 में है, जो सबके लिए सेम है। तो हम सेल C2 में फॉर्मूला डालेंगे = B2 × $D$1। यहाँ ध्यान दीजिए, D1 के आगे डॉलर साइन लगाया है। अब जब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो B2 तो B3 B4 बनता जाएगा, लेकिन $D$1 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। बस एक बार में सबका टैक्स सही सही कैलकुलेट हो गया। चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस के साथ ऑटोमेशन की। एक्सेल के इन बिल्ट इन पावर टूल्स का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये सच में बहुत काम के हैं। ये कुछ सबसे ज़रूरी फंक्शंस हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। सम से हम नंबर्स को जोड़ते हैं, एवरेज से औसत निकालते हैं, मैक्स और मिन से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू पता करते हैं। काउंट हमें बताता है कि कितने सेल्स में नंबर्स हैं, जबकि काउंट ए खाली सेल्स को छोड़कर बाकी सब गिन लेता है। और ये एंड का साइन, जिसे कॉन्कैटिनेट कहते हैं, ये अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को जोड़ देता है, जैसे पहले और आखिरी नाम को मिलाना। अब एक ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जो एक्सेल को सोचने की या कहें कि फैसले लेने की ताकत देता है। ये है
IF फंक्शन। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू IF B2 ग्रेटर देन 33 पास फेल। मतलब अगर B2 में लिखी वैल्यू 33 या उससे ज्यादा है तो पास दिखाओ, वरना फेल दिखाओ। और ये देखिए इसका नतीजा, इस टेबल में रिजल्ट वाला कॉलम पूरी तरह से IF फंक्शन ने भरा है। अंकित के 85 मार्क्स हैं तो पास, प्रिया के 28 हैं तो फेल। इसने हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को 1 सेकंड में कैटेगराइज कर दिया। कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। नंबर्स में जानकारी तो होती है, लेकिन उन नंबर्स को एक तस्वीर में बदल दिया जाए तो वो एक कहानी बन जाती है। तो अब हम यही करेंगे, इन नंबरों को विजुअल इंसाइट्स में बदलेंगे और चार्ट्स की मदद से एक कहानी कहेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल डेटा। स्टूडेंट्स के नाम, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स और उनके टोटल मार्क्स सब तैयार हैं। अब इस टेबल को एक विजुअल रूप देने का समय आ गया है। और बस कुछ ही क्लिक्स के साथ वो बोरिंग टेबल इस शानदार बार चार्ट में बदल गई। अब एक नज़र में साफ साफ दिख रहा है कि सोनिया की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और प्रिया को थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। डेटा कहानी सुना रहा है, लेकिन सही कहानी सुनाने के लिए सही चार्ट चुनना बहुत जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स के स्कोर की तुलना करने के लिए कॉलम या बार चार्ट बेस्ट है। अगर समय के साथ कोई ट्रेंड दिखाना हो, जैसे महीने की सेल्स, तो लाइन चार्ट बढ़िया काम करता है। और अगर किसी पूरी चीज के हिस्से दिखाने हो, जैसे बजट, तो पाई चार्ट से बेहतर कुछ नहीं। खत्म करने से पहले चलिए कुछ अंतिम टिप्स और ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचकर एक्सेल पर काम करना और भी आसान हो जाएगा। ये कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू के साइन से शुरू होता है, इसे भूलना नहीं है। फंक्शंस में सही रेंज सिलेक्ट करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि टेक्स्ट वाले हेडर्स भी गिनती में आ जाएं। और हाँ, जब कोई सेल फिक्स करना हो तो एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी डॉलर साइन का इस्तेमाल जरूर करें। VLOOKUP के बारे में भी एक बात ध्यान रखनी है कि जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो टेबल के पहले कॉलम में होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बहुत समय बचता है और नतीजे भी सही आते हैं। जैसा कि कार्ली फियोरेना ने कहा था, लक्ष्य डेटा को सूचना में बदलना है और सूचना को अंतर्दृष्टि में। एक्सेल जैसे टूल को सीखने का असली मकसद भी यही है कि हम सिर्फ नंबरों के समुंदर में न तैरते रहें, बल्कि उनसे गहरी समझ और इंसाइट निकाल पाएं। हर डेटा के अंदर एक कहानी छिपी होती है। सवाल यह है कि अब आप अपनी कहानी को कैसे बताएंगे।